Hello guys, my name is Sarpe and welcome back to another case study with me. It's been a while since I found a weird case from Nepal. अभी मैंने थोड़ा हफ्ते पहले ममता काफले के बारे में करा था एक केस, लेकिन that was not in Nepal and नेपाल से मुझे काफ़ी सारे लोग देखते हैं, तो first of all shout out to you guys. And the second thing is that कि नेपाल में बहुत ज़्यादा वियर्ड केस में आने वाला एक केस ये होगा, आई एम प्रीटी श्योर. एंड सरप्राइजिंगली नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस केस, सो आई कंपाइल्ड एवरीथिंग एंड यहाँ पे ये केस तुम्हारे लिए है. बट उससे पहले आई नीड टू टेल यू समथिंग. तुम लोगों को लस्ट के बारे में तो पता ही होगा, दैट फीलिंग जो तुम्हें आती है कभी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, इफ़ you get away too far. People must be thinking मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन it is a true thing and it does happen in everyone's life. So I wrote a song about lust जिसका नाम है High and this song is available on every single platform right now. I would suggest you कि go listen to it क्योंकि I am 100% sure again तुम लोगों को ये गाना पसंद आएगा. लेकिन I think if you are an adult, like especially last year of your college and if you're working, I'm pretty sure that you can relate to this song because it does talk about that aspect of your life. So yeah, go listen to High on every single platform and here is a snippet of my song. I just wanna feel that high, never let you move on. I just wanna feel that high. Think about it, तेरी बातें चुभती मुझको सारी. हरी मैं हरी देवा मैं तेरा हरी, दिलों में गिरे पारों Again ये गाना अभी सभी प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, so go listen to it and let's start with today's case which comes to us from Nepal. On 23rd August 2024 काठमांडू पुलिस के पास एक ऐसा केस आया जिन्होंने उन्हें सोचने पर यह मजबूर कर दिया कि जिस आदमी ने ये केस करा है या फिर जिस आदमी के बारे में ये केस है, क्या वो एक इंसान है या फिर क्या वो एक हैवान है. ऐसा इसीलिए था क्योंकि जो चीज़ें उसने अपने विक्टिम्स के साथ करी थी वैसा एक नॉर्मल इंसान का करना तो छोड़ो, सोचना भी बहुत ज़्यादा दूर की बात है. यहाँ तक कि जो विक्टिम पुलिस में कंप्लेंट करने आया था उसके भी पूरे शरीर में ऐसे भयानक बर्न्स थे जैसे किसी ने उस पर गरम आयरन चला दिया हो. बट आखिर ये कौन आदमी था जो लोगों के साथ इतना क्रूअल और इनह्यूमन चीजें करता था, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसके अपने विक्टिम्स के साथ क्या दुश्मनी थी जिसके कारण उसने उनके साथ ऐसा करने की सोची भी थी. सो लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेस केस रिवॉल्विंग अराउंड आशीष देवला. As you can see कि this case is from Nepal and I have tried कि मैं हर एक वर्ड को परफेक्टली या फिर ऑलमोस्ट परफेक्टली ट्रांसलेट करके पढ़ूं, बट ज़्यादातर आर्टिकल इस केस के बारे में एटलीस्ट नेपाली में थे एंड दे वर नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू इंग्लिश. लाइक प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं था उन आर्टिकल्स का इंग्लिश में, दे वर नॉट रिटन इन इंग्लिश. तो जो भी मेरे को ट्रांसलेशन मिला है इस केस का, दैट इज़ मी जस्ट कॉपिंग द नेपाली फॉन्ट एंड देन पुटिंग इट इनटू गूगल ट्रांसलेट. तो अगर इस केस में थोड़ा सा भी कुछ एरर आता है, विच आई एम प्रीटी श्योर देयर इज़ नॉट, बट अगर इस केस में थोड़ा सा भी कुछ एरर आ जाता है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर ओनली. बट स्टिल मैंने सारे आर्टिकल्स जो मैंने यूज़ करे हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, सो यू कैन गो क्रॉस चेक एवरीथिंग. आशीष देवला काठमांडू नेपाल का रहने वाला एक 33 साल का आदमी था जो कि मल्टीपल बिजनेस का मालिक था. सो इट इज़ नो वंडर कि उसके पास काफ़ी सारे पैसे थे जिसके कारण काठमांडू में उसके मल्टीपल घर भी थे. बट उसके अमीर होने का रीज़न वो खुद नहीं था क्योंकि ये सारा का सारा पैसे, ये सारे के सारे बिजनेसेस उसने खुद से खड़े नहीं करे थे या फिर उसने खुद से कमाए नहीं थे. आशीष के डैड एक्चुअली काठमांडू के एक बहुत ही बड़े बिजनेस या फिर कंस्ट्रक्शन बिजनेस के मालिक थे और जो कि सारा का सारा पैसा विच एवर ड्रिजल डाउन फ्रॉम हिज फादर टू हिम वो ही आशीष के पास हुआ करता था. सो जितना भी पैसा आशीष के पास था, जितनी भी तरक्की उसके पास थी, वो सारी की सारी उसके डैड के थ्रू कमाई हुई थी. एवर सिंस आशीष वॉज अ किड उसे वो हर एक चीज़ मिली होगी जो उसने कभी अपने बचपन में चाहिए होगी. देयर वर नो सेटबैक इन हिज लाइफ, सो ही वॉज लिविंग अ वेरी लैविश लाइफ स्टाइल. पर इस लैविश या फिर अमीर जिंदगी का होने का एक डाउन साइड ये था कि आशीष के अंदर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी किसी भी चीज़ को लेकर. सो ही वॉज लैकिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर अ सेंस ऑफ कमिटमेंट इन हिज लाइफ इन अ वेरी मेजर वे. किसी भी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेने वाले के अंदर ये चीज़ बहुत पहले से ही इस्टेब्लिश हो जाती है कि उसके कंधे पर कितनी जिम्मेदारियां हैं और बड़ा होकर उन्हें अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना है.
बट आशीष के केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। ही हैड नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड नथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि वो इतने रिच बैकग्राउंड से आता था। इसी वजह से उसके लिए स्ट्रगल या हार्ड वर्क का कोई भी मतलब ही नहीं था, क्योंकि उसने कभी भी ये फील ही नहीं किया था। जहाँ एक नॉर्मल आदमी अपने कमाए हुए पैसे की सेविंग करता है, अपने परिवार की मदद करता है, उन पैसों को बचाकर अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, वहीं दूसरी तरफ आशीष अपनी लग्जूरियस लाइफ में डूबा हुआ था और रेगुलर लोगों से डिसकनेक्ट होने के कारण उसकी लाइफ में एम्पैथी जैसा कोई भी फीलिंग ही नहीं थी। दूसरों के प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स या नीड को समझना उसके बस की बात ही नहीं थी, क्योंकि उसने कभी खुद वो सब कुछ फेस ही नहीं करा था। तो आशीष शुरू से ही, बचपन से ही अपनी मर्जी का मालिक था एंड वो एक पार्टी लाइफ जी रहा था। पढ़ाई में भी उसका कोई ज़्यादा मन नहीं था और 12th पास आउट करते ही उसने अपनी पढ़ाई भी ड्रॉप कर दी थी। सो ही डिड नॉट गो टू अ कॉलेज। पर एक चीज़ जो आशीष को हमेशा फैसिनेट किया करती थी वो था अटेंशन। आशीष को फेम और अटेंशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था और इसी चीज़ को परस्यू करने के लिए वो सोशल मीडिया पे आया था, स्पेशली यूट्यूब पर आया था। वो यूट्यूब पर उसका कंटेंट मेनली प्रैंक वीडियोस और शॉर्ट फिल्म्स के अराउंड रिवॉल्व करता था। उन वीडियोस में नोटिस करने वाली चीज़ ये थी कि आशीष को ज़रा सी भी सोशल एंग्जाइटी नहीं थी एंड वो किसी को भी बिना ज़्यादा सोचे समझे अप्रोच कर लेता था। The reason I'm mentioning this thing to you is to tell you guys कि आशीष कितना extroverted and social बंदा था, जिसको किसी भी आदमी से बात करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। So आशीष ही वॉज मेकिंग प्रैंक वीडियोज़, वो अपने जवानी के दिनों में था एंड उसकी पर्सनैलिटी इस पॉइंट तक काफ़ी ज़्यादा हार्मलेस थी। या ही हैड हिज फ्लॉज, लाइक सभी में कमियाँ होती हैं तो उसमें भी कमियाँ थी, लेकिन वो किसी को भी तकलीफ नहीं दे रहा था ज़्यादा, लाइक प्रैंक के टाइम पे तो दे रहा था, या फिर किसी को भी ज़्यादा परेशानियां नहीं दे रहा था वो। लेकिन ये सब कुछ बदल गया था जब कोविड के दौरान 2020 में आशीष के डैड की मौत हो गई थी। ये एक बहुत ही बड़ा मोमेंट था आशीष की लाइफ में, क्योंकि उसके फादर के जाने के बाद उसमें या फिर उसकी पर्सनैलिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने लग गए थे। एंड सबसे पहला चेंज जो आशीष की लाइफ में हुआ वो ये था कि आशीष ने अपने डैड के सारे बिजनेसेस की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। सो ही हैड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके सर पे ज़्यादा भार था। लेकिन उसके डैड के जाने के बाद ये भी हुआ कि अब उसे अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करने से रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं था। तो वो हर वो चीज़ कर सकता था जो उसे करनी थी, वो भी अपने हिसाब से, बिना किसी रूल्स के। एंड कोई रिस्ट्रिक्शंस ना होने की वजह से, बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस होने की वजह से, इतना इन्फ्लुएंस होने की वजह से, एंड एक बहुत ही बड़ा यू कैन से बैंक, पैसों का बैंक होने की वजह से, जहाँ से वो इन्फिनिटली मनी निकाल सकता था। इन सब की वजह से आशीष के अंदर एक अलग ही डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटी डेवलप हो गई थी, जिसे वो खुद शुगर डैडी बुलाता था। शुगर डैडी टर्म एक ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ करा जाता है जो काफ़ी वेल्दी होता है, पर उसके साथ साथ वो अपने से काफ़ी यंगर वुमेन के साथ रिलेशनशिप्स में भी इन्वॉल्व होता है। एंड बेसिकली वो इन लड़कियों को या फिर इन यंगर वुमेन को पैसे दिया करता है अपने साथ रहने के लिए। बट सिंस आशीष की एज उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो वो अपने इस नाम को जस्टिफाई करने के लिए एक ओल्ड आदमी का मास्क पहनता था। एंड दिस थिंग इन माई ओपिनियन रियली सेट हिम अपार्ट। दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक कि आशीष खुद में एक दूसरा आदमी था, लेकिन जब भी वो ये मास्क पहनता था, आशीष कंप्लीटली कुछ और ही बन जाता था। ये मास्क पहनकर ही आशीष पब्लिक के सामने ज़्यादातर दिखाई देता था और अपने पैसों के दम पर वो बड़े आसानी से लोगों, स्पेशली यंग लड़कियों को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। वो अक्सर अपने सोशल मीडिया लाइक टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर अपने पैसों और गर्लफ्रेंड्स को फ्लॉन्ट करते हुए वीडियोस अपलोड करता था। एंड इवन दो ये सब कुछ, ये मास्क ही देखने में क्रीपी लगता है, वहाँ उसके एरिया में आशीष के पास जितने भी लोग थे, दे ऑल जस्ट वेंट विद इट। तो उसके सोशल मीडिया पे हर कोई ये देख पाता था कि पहले तो ये आदमी क्रीपी है, ही वॉज वेयरिंग मास्क। आई मीन आई डोंट नो इफ पीपल थॉट दैट थिंग, पर मेरे को ऐसे लगता है। सो हर कोई ये देख पाता था कि आशीष की लाइफ कितनी ज़्यादा हैपनिंग है। लाइक उसके पास मल्टीपल कार्स हैं, वो हर एक हफ्ते एक नई लड़की के साथ होता है। सो इट मस्ट हैव मेड अदर पीपल फेल्ट जेलस और वांट दोज थिंग्स। सो रोज़ क्लब में जाना, पैसे उड़ाना, मल्टीपल गाड़ीज में जाना, ये आशीष का एक डेली रूटीन था। एंड उसको अपने इस डेली रूटीन का एक एक सेकेंड बहुत ज़्यादा पसंद था। आशीष ये सारी एक्टिविटीज़ काठमांडू के जाने माने सेनेट क्लब में किया करता था।
सीनेट क्लब उसके शहर का एक बहुत ही हाई एंड क्लब है जहाँ एक से बढ़कर एक पर्सनैलिटीज़ लाइक डीजेस एंड आर्टिस्ट रेगुलरली आया करते थे। एंड आशीष भी उस क्लब का एक रेगुलर विजिटर था। एंड वहाँ का एक स्टाफ आशीष को या फिर वी कैन से शुगर डैडी को बहुत अच्छी तरह से जानता था। आशीष की वहाँ सीनेट क्लब में बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन थी क्योंकि एवरीवन जस्ट सॉ हिम एज अ फ्रेंडली एंड फन लविंग डूड जिसके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। वो अक्सर उस क्लब के लोगों को फ्री ड्रिंक्स, फ्री बूज या फिर फ्री खाना दिया करता था। एंड उसका लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का तरीका इतना ज़्यादा फ्रेंडली था कि सबसे पहले तो किसी का भी गार्ड डाउन नहीं होता था आशीष के पास पे, लाइक दे डिड नॉट फील थ्रेटेंड फ्रॉम हिम। एंड सेकेंड थिंग वॉज दैट कि everyone, the way he talked to them, or maybe because of money, everyone just got attracted to him on the first meet only। पहली मुलाकात से ही आशीष एक तरीके से इन सभी लोगों से जिनसे भी वो बातें किया करता था उन सभी पे अपना एक जाल टाइप का बिछा देता था। एंड आशीष की जो ये शुगर डैडी वाली पर्सनालिटी थी जिसमें वो मास्क पहन के ही यूज्ड टू थ्रो आउट मनी, वो वाली पर्सनालिटी भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग लगती थी। लेकिन लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं थी कि उसने इस मास्क के पीछे या फिर अपनी इस पर्सनालिटी के पीछे कितने ज़्यादा भद्दे भद्दे काम करे हुए थे। फर्स्टली आशीष की शादी हो चुकी थी और उसके ट्विन बच्चे भी थे, लेकिन उसके बावजूद वो क्लब्स में गर्लफ्रेंड्स बनाया करता था एंड रेगुलरली दूसरी लड़कियों के साथ दिखाई देता था। बट दिस इजंट इवन द वर्स्ट पार्ट, क्योंकि आशीष अपने मास्क के पीछे छुप कर जो कर रहा था वो इससे भी ज़्यादा बुरा था। यू सी, आशीष लोगों से बात तो किया करता था एंड ही वॉज अ वेरी गुड गाय टू देम, बट आशीष का ये फ्रेंडली नेचर होना उन लोगों के साथ कोई दोस्ती बनाना या फिर अच्छा दिखने के लिए नहीं हुआ करता था। इंस्टेड ये सब कुछ आशीष का एक फसाद था जिससे वो इनोसेंट लोगों को अपने तरफ खींचा करता था या फिर लोअर करा करता था। सीनेट क्लब आशीष का अड्डा था और वो वहीं से एक के बाद एक नए शिकार ढूंढता था, चाहे वो लड़के हों या फिर लड़कियां। आशीष किसी में भी कोई भी भेदभाव नहीं करता था। सो अभी तक तुम लोग को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि आशीष अपने पैसे के दम पे, अपने पर्सोना के दम पे एंड अपने बात करने के ढंग के दम पर लोगों को अपने जाल में फंसाता था। लेकिन आखिर आशीष लोगों को टारगेट कर क्यों रहा था एंड उसका इन लोगों के साथ मकसद क्या था या फिर व्हाट डिड ही वांट टू डू टू दीज पीपल? वेल, अपेरेंटली आशीष को लोगों को टॉर्चर करने से बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता था और आशीष को दूसरे लोगों को चोट पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। लोगों को इलेक्ट्रिक रॉड से मारना, उनके शरीर को आयरन से जलाना, उनके नाखून के बीच कील करना, उन पर ड्रिल मशीन, ऐसे हॉरिफाइंग डिटेल्स जब पब्लिक में बाहर आए एंड जब ये पता चला कि आशीष लोगों के साथ ये सब कुछ करता है या फिर शुगर डैडी लोगों के साथ ये सब कुछ करता है, तो लोगों का इन सारी चीज़ों पर या फिर इन सारी अफवाहों पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा था। जब ये डिटेल्स बाहर आई थी लोगों के सामने तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये केस इट्स जस्ट अ स्टोरी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये केस और आशीष दोनों काफ़ी रियल थे। सो आशीष लोगों को क्या करता था एंड तुम लोग को ये भी पता है कि अब सारी डिटेल जब बाहर आई रही है एंड आशीष भी इन सारी चीज़ों से लिंक्ड है, तो आशीष ऐसे खुला ये हेनस क्राइम करने के बाद खुला बाहर कैसे घूम रहा था, राइट? वेल, द रीज़न फॉर दिस वॉज कि जैसे मैंने तुम लोग को बताया आशीष के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, तो बिकॉज ऑफ दैट ही हैड मतलब उसके आसपास हमेशा बहुत सारे गूंस और बहुत सारे बॉडीगार्ड्स घुमा करते थे जो कि आशीष की मदद करा करते थे उसके साथ ये क्राइम्स करने के लिए। तो उसके पास लोग थे मदद करने के लिए, ये सारी की सारी चीज़ें करने के लिए। एंड इसके ऊपर से आशीष जिन भी लोगों को करता था वो उन सबको ये बोलता था कि अगर तुमने कभी भी किसी को भी कुछ बोला या फिर पुलिस में जाके तुमने किसी को कुछ बता दिया, मेरे बारे में कोई डिटेल बताई, तो मैं तुम्हारे पूरे के पूरे परिवार को दूंगा। इसी रीज़न की वजह से आशीष हमेशा पुलिस की पहुंच से बहुत ज़्यादा बाहर था और वो बिना किसी डर के ये सारे के सारे क्राइम्स करा करता था और लोगों को उठाया करता था। तो आशीष के बहुत सारे विक्टिम्स थे, इस क्लब से ही नहीं बाहर से भी उसके बहुत सारे विक्टिम्स थे जिनके साथ वो ऐसी दरिंदगी वाली चीज़ें करा करता था। लेकिन आशीष का एक विक्टिम ऐसा होने वाला था जो कि उसके पूरे स्लूक को, पूरी साइकिल को ख़त्म करने वाला था और आशीष की सच्चाई सबके सामने बाहर लाने वाला था। काठमांडू में रहने वाले 21 ईयर ओल्ड
कुल बहादुर की आशीष के साथ पहली मुलाकात सेनेट क्लब में ही हुई थी। दरअसल कुल बहादुर के किसी फ्रेंड की पहले से ही आशीष से अच्छी खासी जान पहचान थी और उसने ही कुल को आशीष से इंट्रोड्यूस भी कराया था। अपॉन देयर फर्स्ट मीटिंग आशीष कुल के साथ और उसके दोस्तों के साथ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे वे में और बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली वे में पेश आ रहा था। एंड एज अ कॉमन कर्टेसी कुल ने भी उसके आशीष के फ्रेंडली बिहेवियर को रेसिप्रोकेट करा। सो ही वॉज ऑल्सो फ्रेंडली टूवर्ड्स आशीष। तो धीरे धीरे करके अब कुल आशीष का जो फ्रेंड सर्कल था या फिर जो उसके गूनीज का फ्रेंड सर्कल था उसमें वो धीरे धीरे फिट हो रहा था। तो जब भी वो लोग इस पर्टिकुलर क्लब में जाया करते थे तो उन्हें हमेशा वहाँ आशीष मिला करता था। तो जब वो मिलता था तो वो लोग एक दूसरे से बात करते थे और हर एक मीटिंग के बाद आशीष का बिहेवियर इन लोगों की तरफ और भी ज़्यादा फ्रेंडली और भी ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी हुआ जा रहा था। तो कुल का आशीष से इतने ज़्यादा बार मिलने के बाद उसके साथ जो इंटरेक्शन हो रहे थे उन सब के बाद कुल ने अनफॉर्चुनेटली अपना गार्ड डाउन कर लिया और अब वो आशीष पे धीरे धीरे ही लेकिन आशीष पे अब वो बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगा था। ऑलमोस्ट टू द पॉइंट कि उसे लगता था कि आशीष या फिर शुगर डैडी उसका एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा दोस्त है। लेकिन इसी भरोसे को आशीष बहुत ही ज़्यादा जल्द तोड़ने वाला था। ऑन 23 अगस्त 2024 शाम के समय कुल को उसके उसी फ्रेंड का कॉल आया था जिसने उसे पहली बार आशीष से मिलवाया था या फिर शुगर डैडी से मिलवाया था। दरअसल कुल के फ्रेंड ने उसे कुछ पैसे बोरो किए थे एंड कॉल पर उसने कुल को कहा कि वो उसे उसके पैसे वापस करना चाहता था और इसके लिए उसने कुल को पास के एक शॉप पर बुलाया था। जब कुल बहादुर उससे वहाँ पर मिला तब उसके फ्रेंड ने उसे बताया कि उसने अपने मामा से कुछ पैसे उधार लिए हैं और उन्हीं पैसों से वो कुल बहादुर को पे बैक भी करने वाला था। इसके लिए वो कुल को अपने मामा के घर चलने को कह रहा था। फॉर सम रीज़न दैट डे कुल को ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि उसे अपने दोस्त की बात नहीं सुननी चाहिए, उसे इस आदमी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, उसे इस आदमी के साथ उसके खुद के दोस्त के साथ नहीं जाना चाहिए। बट देन ही थॉट कि ये मेरा बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से दोस्त है, ही वोंट हर्ट मी, है ना, ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और वो चुपचाप अपने दोस्त पे भरोसा करके उसके मामा के घर चले गया। अपेरेंटली उसके मामा के घर चले गए। पर जब वो दोनों कुल बहादुर और उसका दोस्त वहाँ पहुँचे, उसके सेट मामा के घर के पास में पहुँचे, तो उसने वहाँ देखा, कुल ने वहाँ देखा कि वहाँ पे बहुत सारे अनजान लोग हैं। एंड इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता कुल के ऊपर हो गया था। उन लोगों ने कुल को जबरदस्ती उस घर के पास खड़ी गाड़ी के अंदर धकेला और उसे ड्राइव करके वो किसी अपार्टमेंट में ले आए। अपार्टमेंट के किसी कमरे में कुल को बंद कर दिया गया था और वहाँ उसे आशीष दिखा। वही आशीष या फिर शुगर डैडी जो इतने महीनों से उससे मिल रहा था और उसे दोस्त की तरह ट्रीट कर रहा था। आशीष ने उसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन कुल उसके चेहरे को देखकर समझ गया था कि उसके इरादे बिल्कुल भी सही नहीं थे और इतने महीनों से जिस तरह से वो उसके साथ पेश आ रहा था वो सब कुछ बस एक नाटक था। ही ट्राइड टू रन अवे फ्रॉम आशीष, लेकिन उसके गुंडों ने उसे पकड़ लिया और उसके सारे कपड़े उतार दिए उन्होंने। आशीष एक इलेक्ट्रिक रॉड गर्म कर रहा था और इससे पहले कि कुल कुछ भी समझ पाता आशीष ने एक ड्रिल मशीन निकाली और कुल से अपेरेंटली उसने पूछा, तुझे या फिर आयरन से? ये सुनते ही जैसे कुल के पैरों तले ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि उसने अपने सपने में भी ऐसा कुछ इमेजिन नहीं किया था, स्पेशली व्हेन इट केम फ्रॉम अ फ्रेंड। उसले मलाई अप्सन पनि दिएको थियो एउटा, हैन, अब के भन्यो थियो भने उसले ड्रिल मेसिन निकाल्यो अनि ड्रिल मेसिन निकालेर के गर्यो भने चलायो, हैन, अनि त्यसपछि त्यसले मलाई सिधै के भन्यो भने तँलाई ड्रिल मेसिन हानौँ कि आइरनले पोल्नु भनेर भनेको थियो मलाई। अनि मैले चाहिँ हैन दाइ मलाई आइरनले नै पोल्नु भनेर चाहिँ म गएर चाहिँ मैले थापेको। नाउ जब आशीष कुल से सारी बातें कर रहा था और जब आशीष कुल की तरफ देख रहा था तो उसके बिहेवियर से, उसके तरीके से कुल ये चीज़ समझ गया था कि ये आदमी, या फिर उसकी आवाज़ से वो ये चीज़ समझ गया था कि ये आदमी मेरे साथ मजाक तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। एंड ही ऑल्सो न्यूज दिस थिंग कि हर एक शब्द जो आशीष बोल रहा था या फिर शुगर डैडी बोल रहा था, ही मेंट एवरी सिंगल वर्ड ऑफ इट। कुल को पता था कि अगर आशीष ने उस पर ड्रिल मशीन चलाई तो सर्टेनली उसकी हो जाएगी। इसीलिए कुल ने ना चाहते हुए भी आयरन को चुना और उसके बाद
आशीष ने 10 से 12 बार कुल को उसी आयरन का इस्तेमाल करके बुरी तरह लेकिन आशीष के लिए इतना भी इनफ नहीं था। इसीलिए इसके बाद उसने एक स्नूकर स्टिक लिया और कुल के रेक्टम में उसे शव कर दिया। कुल ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा दर्द में था, पर उसके दर्द को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आशीष उसके पूरे शरीर पर सैंचो, जो कि काइंड ऑफ विक्स की तरह होता है, उसे लगा रहा था, जिससे कुल को दर्द और भी ज़्यादा फील हो रहा था। कुल इतने ज़्यादा एक्सक्रूशिएटिंग पेन में था कि वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था। उसने बार बार आशीष से बेग करा कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन इन रिटर्न आशीष और उसके साथी जोर जोर से कुल बहादुर के ऊपर हंस रहे थे। दिस वॉज द लेवल ऑफ ईवल जिसके बारे में हम इस केस में बात कर रहे हैं। ना जब आशीष कुल बहादुर के साथ ये सब कुछ कर रहा था तो बीच बीच में वो उसे कुछ पिल्स लाके या फिर कुछ ड्रग्स लाके दिया करता था, ताकि आशीष का दर्द थोड़ा तो कम हो जाए या फिर झेलने लायक हो जाए और वो आशीष को और भी ज़्यादा कर सके। एंड दिस वाज अ कंटिन्यूस साइकिल। तो कुल को भी पता था कि वो ये सारी की सारी पिल्स या फिर ये सारी की सारी मेडिसिन मुझे इसीलिए दे रहा है ताकि बाद में मुझे और ज़्यादा परेशान कर सके। तो जब कुल आशीष से ये पिल्स लेने के लिए मना कर देता या फिर ये पिल्स खाने के लिए मना कर देता था, तो आशीष कुल को उसकी देने की धमकी दिया करता था। एंड जब भी कुल बहादुर दर्द में गिड़गिड़ाता या रोता तो आशीष ये सब कुछ देख के ही डिड नॉट फील एनीथिंग। इनफैक्ट वो कुल को देख के बहुत ज़्यादा हंसता था और उसके साथ जितने भी लोग थे वो भी पता नहीं क्यों कुल को देख के बहुत ज़्यादा हंसा करते थे। दे फाउंड इट फैसिनेटिंग एंड दैट इज़ अ सैडिस्टिक माइंडसेट। यहाँ तक कि जो कुल का फ्रेंड था जो उसे यहाँ पे एक्चुअली लेके आया था, जिसने उसके पैसे वापस करने थे, वो भी आशीष के साथ शुगर डैडी के साथ खड़ा होकर कुल की तरफ देखकर बस हंसा करता था जब भी आशीष उसे टॉर्चर किया करता था। पर कुल की हालत इतनी ज़्यादा खराब होने के बावजूद भी आशीष के टॉर्चर को फेस करने के बाद वो और कुछ कर भी नहीं सकता था। ही जस्ट यूज्ड टू क्राई और वो बस चिल्लाया करता था, लेकिन कोई भी उसे सुनने वाला नहीं था वहाँ पर। आशीष के ग्रुप का इंक्लूडिंग आशीष के ग्रुप का हर एक आदमी बहुत ही बड़ा साइको था, क्योंकि उन्हें ये सब कुछ ये करने पर उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलता था एंड वो बस हंसा करते थे इन सारी चीज़ों को देखकर। आशीष के आदमियों ने कुल के पूरे टॉर्चर के फोटोज एंड वीडियोस बनाए थे एंड जब आशीष का कुल से मन भर गया था तब अगली सुबह, सो दैट वाज ऑन 24 अगस्त, उन्होंने उसे छोड़ने से पहले कुल को थ्रेटन करा कि अगर उसने किसी को भी इन सभी चीज़ों के बारे में बताया तो वो उसकी पूरी फैमिली को डालेंगे। एंड सेम चीज़ आशीष ने पहले विक्टिम्स के साथ भी करी थी। उसने कुल को एक प्रीवियस विक्टिम की वीडियोस भी दिखाई जिसने आशीष पर केस फाइल करने की कोशिश करी थी। उस वीडियो में आशीष ने एक लड़के की विक्टिम की आंखें उसके दी थी और एक लड़की के हाथों को ब्लेंडर में कर दिया था। ये देखकर कुल बहुत ज़्यादा डर गया था और छूटने के बाद इस डर से उसने किसी को कुछ बताया भी नहीं। कुल को ये चीज़ पता थी कि वो किसी इंसान से डील नहीं कर रहा है, बल्कि इंसान के रूप में आशीष एक राक्षस था। नाउ आशीष ने कुल को छोड़ दिया था, बट ही जस्ट लेफ्ट हिम देयर, जहाँ पे वो इसे करा करते थे। और कुल बहादुर इतना ज़्यादा डर गए थे वो कि कुछ दिनों तक वो बस वहीं बैठे रहे उसी चेयर में। उनको आज़ादी मिल गई थी, अब फाइनली आशीष से आज़ादी मिल गई थी, लेकिन डर के कारण वो अपने घर ही नहीं गए। एंड प्रॉब्ली ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज फैमिली, मदर एंड फादर। तो जब तक उनकी चोट ठीक नहीं हुई थी तब तक वो वहाँ से हिले नहीं, या फिर जब तक उनकी चोट इतनी बेरेबल नहीं हो गई थी कि लोगों को ज़्यादा दिखे ना, तब तक वो घर वापस नहीं गए थे। लेकिन इस चीज़ से, इस इंसिडेंट से कुल को ये चीज़ पता चल गई थी कि कुल इकलौता ऐसा इंसान नहीं था जिसको आशीष ने करा था। उसके साथ एटलीस्ट 4-5 लोग और थे। इनफैक्ट कुल बहादुर के जान पहचान में ही 4-5 लोग ऐसे थे जो कि आशीष के चंगुल का शिकार बन चुके थे, जिनमें से एक बच्चा था 19 साल का लाल बहादुर। उसको भी आशीष और उसके ग्रुप ने सेम तरीके से मार्च 2024 में किडनैप करा था और सुबह के 6 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक लगातार टॉर्चर करा था। इस बार आशीष ने लाल बहादुर को 3rd फ्लोर के कमरे में लॉक करा था, जहां से एस्केप करने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था बिल्डिंग से कूद जाना, विच मेंट अपनी देना। लाल बहादुर बहुत ही ज़्यादा यंग बचा था, एज ए सेड 19 साल का था ये, तो वो मरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचा था वहाँ पे कि वो आशीष का ये टॉर्चर बस झेल ले। आशीष ने पाइप कटर से उसके हाथों को की कोशिश करी थी, प्लायर्स का यूज़ करके उसके जेनिटल्स को
की कोशिश करी थी और गर्म रॉड से उसके पैरों पर जानवरों की तरह भीग रहा था। वो अपने हर विक्टिम के पेन को एम्पलीफाई करने के लिए उसके पूरे बदन में सांचों लगा देता था और लाल बहादुर के साथ भी उसने वही किया। सो आशीष ने लाल बहादुर, वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड, जो छोटा बच्चा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आशीष लाल बहादुर को टॉर्चर कर रहा था, पर इससे पहले कि उसका मन भर जाता है इस चीज़ से, शुगर डैडी का टॉर्चर वाला मन भर जाता लाल बहादुर को टॉर्चर करने से, इससे पहले ही आशीष को या फिर शुगर डैडी को किसी का कॉल आया, जिसका कॉल आते ही उसने लाल को छोड़ दिया था। बिना किसी सवाल जवाब करे, बिना कोई मांगे करे, आशीष ने या फिर शुगर डैडी ने लाल को, इस 19 साल के बच्चे को, सीधा छोड़ दिया था। नाउ वी डोंट नो कि ये कॉल किसका आया था या फिर क्या लाल बहादुर किसी बड़े आदमी से लिंक्ड है। वी हैव नो इन्फॉर्मेशन ऑन दिस थिंग, क्योंकि अगेन लाल बहादुर ही ऑल्सो आफ्टर दिस इंसिडेंट हिम एंड हिज होल फैमिली ऑल्सो केप्ट काइंड ऑफ क्वाइट अबाउट दिस होल थिंग। लेकिन हाँ, ये चीज़ पक्का है कि एक कॉल आने के बाद आशीष ने या फिर शुगर डैडी ने इसको छोड़ दिया था। बट देन दिस थिंग ऑल्सो हैपन कि लाल को छोड़ने से पहले आशीष ने अपने सेम पुराने फैशन की तरह, लाइक पुराने स्टाइल की तरह उसकी वीडियोस दी थी और उसको थ्रेटन करा था कि अगर वो कुछ भी करेगा तो ही विल हर्ट हिम मोर। जब लाल बहादुर घर पहुंचा तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और उसकी मॉम को उसने सब कुछ बता दिया था। ये सब जानने के बाद उन्होंने लाल बहादुर को तुरंत काठमांडू से बाहर रहने भेज दिया था और अब वो सिर्फ हॉस्पिटल विजिट करने के लिए काठमांडू आया करता था। दिस वॉज द लेवल ऑफ फियर जो आशीष अपने विक्टिम्स के अंदर डाला करता था। एंड इट लुक लाइक कि आशीष के विक्टिम्स का साइकिल कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला था। लेकिन जब कुल को आशीष के विक्टिम्स के बारे में पता चला, कुल वही अगेन पहला वाला बंदा जिसके बारे में बात कर रहे थे, जब कुल को इन सब चीज़ों के बारे में पता चला तो उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई और उसने अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को सब कुछ बता दिया कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। एंड लकीली कुल के फैमिलीज़ एंड फ्रेंड मेम्बर्स ने उसकी प्रॉब्लम को समझा, उसके हालात को समझा एंड इवन दे एनकरेज हिम कि वो चुप ना बैठे और आशीष के या फिर शुगर डैडी के अगेंस्ट वो एक केस फाइल करे। अपने करीबी लोगों से हिम्मत लेने के बाद कुल ने 2 सितंबर 2024 को सीधा कूरा शो में अपनी टेस्टिमनी दी थी, जिसके तुरंत बाद ऑन 3 सितंबर उसने काठमांडू पुलिस में आशीष और उसके एसोसिएट्स के खिलाफ केस फाइल कर दिया था। पुलिस ने भी इस केस की सीरियसनेस को एक्नॉलेज करा और सेम डे थ्रू सीसीटीवी फुटेजेस उन्होंने आशीष के साथ साथ उसके ग्रुप के 3 मेंबर्स, 27 ईयर ओल्ड राजेंद्र घाले, 22 ईयर ओल्ड तेजस्वी तमांग और 22 ईयर ओल्ड साजन गुरुंग को अरेस्ट कर लिया था। पूरे 25 पुलिस ऑफिसर्स की टीम आशीष के घर तलाशी के लिए गए और उन्हें वहां इलेक्ट्रिक रॉड, स्नूकर स्टिक्स, प्लायर्स, स्टेन्ड चेयर्स और टॉर्चर की बाकी सारी चीजें मिली थी जो कुल बहादुर ने पुलिस को बताए थे। दरअसल पुलिस के लिए भी इस बात पे भरोसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ ऐसा भी कर सकता है। लेकिन आशीष के घर को देखने के बाद उनके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके थे। अनफॉर्चुनेटली पुलिस ने 4 सितंबर को आशीष और बाकी 3 लोगों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रेजेंट करा, जहां कोर्ट ने उन्हें 5 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रहने का ऑर्डर दिया था। इनिशियली आशीष और उसके साथी ओजस्वी पर किडनैपिंग और हॉस्टेज टेकिंग के चार्जेस लगाए गए थे और बाकी 2 लोगों पर डिसऑर्डरली कंडक्ट के चार्जेस लगाए गए थे। बट पुलिस का मानना था कि इस क्राइम के पीछे और भी लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन कुल बहादुर के हिम्मत के कारण अब और भी कई विक्टिम्स सामने आए और आशीष के खिलाफ वो लोग भी केसेस फाइल करने लग गए थे। इन विक्टिम्स ने अपनी स्टोरीज कैमरा के सामने शेयर करी और पुलिस से डिमांड करा कि आशीष के साथ भी वैसा ही टॉर्चर करा जाए जैसा उसने उन लोगों पर किया था। Now, even though आशीष अब पकड़ा गया था and he was in police custody, still बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब पुलिस वालों के पास क्या किसी के पास भी नहीं थे। एंड उनमें से पहला सवाल जो कि तुम सब लोग भी सोच रहे होंगे वो ये था कि आशीष तो एक शादीशुदा फैमिली गाय था, तो क्या उसकी वाइफ और बाकी फैमिली मेंबर्स को उसके इस रूप के बारे में पता नहीं था? So now, if we're talking about his sugar daddy persona, तो there's a good chance कि उन्हें इसके बारे में पता था, क्योंकि वो अपने इस persona के अराउंड सोशल मीडिया पर कंटेंट पोस्ट किया करता था। लेकिन we don't really know कि उन्हें ये
वाली चीज़ों के बारे में पता था या कि नहीं था, क्योंकि आशीष ये सब कुछ अपनी फैमिली वाले घर में नहीं करता था। उसका बेस ऑफ ऑपरेशंस काठमांडू के वार्ड नंबर 1 में उसके बुधानिल कांत वाले घर में था, जहां वो अपने विक्टिम्स को लेकर जाता था। सो देयर इज अ चांस कि शायद से आशीष के घर वालों को नहीं पता होगा कि वो सब कुछ क्या कर रहा है, और मे बी दे जस्ट थॉट ही इज़ अ वियर्ड गाय एंड ये मास्क पहन के बस पार्टीज करने जाता है। बट द मेन क्वेश्चन जो अभी भी जिसका आंसर नहीं मिला था वो ये था कि आखिर वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। एंड देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस फॉर दिस थिंग, बट पुलिस के अकॉर्डिंग आशीष के क्राइम्स के पीछे ये रीजंस हो सकते हैं। या तो आशीष की इन लोगों के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी थी, या फिर आशीष सिंपली एक सैडिस्ट था। पुलिस ने जब उससे पूछा कि उसके क्राइम्स के पीछे क्या मोटिव था, तो आशीष ने उन्हें बताया कि एक बार 2 आदमियों ने लड़कियों का इस्तेमाल करके उससे अपने जाल में फंसाया था, और उसके बाद से ही उसके अंदर नफरत भर गई थी दूसरे लोगों के लिए, जिसके कारण वो ये सब कुछ करा करता था। अब ये बात कितनी ज़्यादा सच है कितनी ज़्यादा सच नहीं है, वी डोंट नो दिस थिंग, बट साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग आशीष एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा था, जिसमें उन्हें बहुत ही ज़्यादा सैडिज्म के और नार्सिसिस्ट बिहेवियर के लक्षण दिखे थे। नाउ जस्ट इन केस यू गाइस डोंट नो कि सैडिस्ट एक क्या होता है, तो सैडिस्ट एक ऐसा आदमी होता है जो दूसरे के पेन और सफरिंग से प्लेजर डिराइव करता है, और नार्सिसिस्टिक लोगों में एम्पैथी बहुत ही लो होती है। रिसर्च में ये भी पाया गया था कि मोस्ट ऑफ द साइकोपैथ्स बहुत बड़े वाले नार्सिसिस्ट होते हैं। सो नो वंडर कि आशीष में भी ये सारे के सारे ट्रेड्स पाए गए थे। नाउ ये 2 रीज़न हो सकते थे आशीष के सब कुछ करने के, बट पीपल ऑल्सो बिलीव, लाइक पीपल फ्रॉम नेपाल दे ऑल्सो बिलीव दिस थिंग कि आशीष ये सब कुछ अपने प्लेजर के लिए नहीं कर रहा था, वो ये सब कुछ कर रहा था पैसों के लिए। क्योंकि इफ़ यू गाइस रिमेंबर, आशीष अपने सारे के सारे विक्टिम्स की फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ क्लिक करा करता था। सो इट इज़ वेरी पॉसिबल कि वो अपने विक्टिम्स को एक तरीके से ब्लैकमेल करता होगा कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे या फिर अगर तुम मेरे बिजनेस में मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी ये सारी की सारी वीडियोस लीक कर दूंगा। बट देन इट डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी था, राइट? उसके डैड के पास बहुत ही ज़्यादा पैसे थे, बहुत ही सारे मल्टीपल बिजनेसेस थे। वेल, आशीष ने खुद पुलिस वालों को ये बताया था कि उसके बिजनेस अच्छे नहीं चल रहे थे, और वो अपनी अय्याशियों के लिए अपने लैंड के ऊपर लोन लिया करता था, जो कि ये सारे पैसे फिर यूज़ करता था पार्टीज में। तो ये भी एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है कि येस, ही वॉज डूइंग ऑल ऑफ दिस फॉर मनी। एंड देर इज़ वन मोर वेरी वाइल्ड थ्योरी अबाउट दिस थिंग, जिस पे मैं तो बिलीव नहीं करता हूँ, बट रीडिंग ऑल ऑफ दिस थ्रू लाइक मल्टीपल सोर्सेज, देर इज़ दिस थ्योरी कि आशीष या फिर शुगर डैडी ये सारे के सारे जो वो वीडियोज़ बनाता था, Now internet is a very wild place guys, so I'm just saying कि it could be possible but I don't believe in this thing। वो ये सारी की सारी जो वीडियोज़ या फिर फोटोज़ बनाया करता था, वो सब कुछ वो डार्क वेब पे भेजा करता था, जहाँ से उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा पैसा मिलता था। बट एक चीज़ तो 100% है कि आशीष का अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं था। ही वॉज काइंड ऑफ अ साइको, क्योंकि जब वो पुलिस वालों से बात कर रहा था तो इन वन इंस्टेंस ही यूज्ड टू बी वेरी काम, बट उसी के अगले सेकंड में वो बहुत ज़्यादा बहुत चक्का हो जाता था या फिर बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता था। कभी वो उनसे नॉर्मली अपने ट्रेन ऑफ थॉट के बारे में बात करता था या फिर जो भी पुलिस वाले उससे क्वेश्चन पूछ रहे होते थे उसके बारे में बात करता था, लेकिन देन सडनली वो अचानक से कोई और दूसरी ही बात करने लग जाता था जो कि उसके बारे में भी नहीं होती थी कभी कभी। जब पुलिस ने उससे पूछा कि वो ओल्ड मैन का मास्क क्यों पहनता है, तो उसने पुलिस को कहा कि शुगर डैडी में ट्रांसफॉर्म होने के लिए उसका मास्क पहनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग उसे पहचाने। एंड इन अ वे ये मास्क आशीष को बहुत ही ज़्यादा पावर दिया करता था। इन हिज डिफेंस ही ऑल्सो सेड कि आशीष ना तो ड्रिंक करता था ना ही वो चिकन खाता था, ही वॉज अ वेजिटेरियन, और तो और आशीष को लोगों को खाना खिलाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन वी ऑल नो दिस थिंग कि इट्स अ बंच ऑफ बुल, वरना वो लोगों को ऐसे नहीं कर रहा होता है। नाउ इवन दो आशीष फिलहाल पकड़ा जा चुका है एंड ही इज इन कस्टडी, देयर इज अ वेरी गुड चांस because of money, and I don't know how नेपाल का law is, but there is a very good chance कि आशीष को छूट मिल जाए, just because of influence, just because of power, just because of business connections, and just because of pure money। But I would just hope कि इस आदमी को गिरफ्त से कभी भी बाहर ना छोड़ा जाए एंड इसको भी उतनी ही लेवल की सज़ा मिले जैसा कि इसने लोगों को सज़ा दी थी। सज़ा तो क्या, जैसे इसने लोगों को करा था। बट विद दैट अभी के लिए शुगर डैडी का केस यहीं पे खत्म होता है। नाउ गाइज बिफोर यू गो, आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क यू अगेन कि गो लिसन टू माय सॉन्ग हाई, जो कि अभी सभी प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। इवन इफ यू आर फ्रॉम नेपाल, आई एम प्रीटी श्योर यू गोना लाइक इट। दिस वाज माय फर्स्ट
ट्राई ऑन हॉरर पॉप म्यूजिक, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम से बनाना था, इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट। सो गो लिसन टू इट, टेल मी कि तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो, गो मेक रील्स ऑन इट अगर तुम लोग को बनानी है। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग इट फ्रॉम नेपाल, गो यूज इट ऑन टिकटॉक, क्योंकि आई हैव मेड इट अवेलेबल ऑन टिकटॉक, even though India में TikTok नहीं है. It's very sad, but yeah, go use it on TikTok. But with that, I hope that you guys are happy. I hope that you guys are healthy. Please keep your loved ones very close to you guys, and I will see you very, very soon. Bye bye. I just wanna feel that high, never let you move on. I just wanna feel that high.